टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नाम आपने पहले भी सुन रखा है। क्या करते थे हम? दो एटम को कंबाइन किया, एक मॉलिक्यूल बनाया, उसका जो मास आया, उसका जो फॉर्मूला आया, उसको हमने नाम दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे वाटर है, H2O है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, उसका हमने मास निकाला, कितना आ गया? 18 AMU। इतनी बात हम कर चुके थे, मॉलिक्यूलर मास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा है? थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया इथेन। इथेन नाम सुना है ना? ईथ मतलब कि 2 कार्बन, एन मतलब कि एल्केन ग्रुप ऐड है, यानी कि CnH2n+2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? C2H6। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन। टॉपिक क्या है आज आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या बोला मैंने? इथेन की बात कर रहे हैं। अगर आप इथेन में देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो है वो 2 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन जो है वो कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें देखूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं? 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। ठीक है, इतना प्रेजेंट है। हाँ, इसको मैंने क्या नाम दिया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो C2H6 लिखा हुआ है इसको मैंने नाम दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका एक पर्टिकुलर सेंस हो, वो एक कंपाउंड का कोई पर्टिकुलर सेंस हो। बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले की। ठीक है, जैसे घर के नाम होते हैं ना, छोटे छोटे 2 वर्ड्स के, चिंटू, मिंटू, पिंटू, ऐसे नाम होते हैं ना घर के 2-2 वर्ड्स के। अगर मैं उसको भी ब्रेक कर दूं तो एक वर्ड बचेगा, क्या कुछ नाम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या है? मैंने जो बड़ा सा नाम था किसी का उसको छोटा कर दिया, एक सिंपल फॉर्म में मैं उसको ले आई। तो यही हम करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ। क्या करते हैं? एक सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपलेस्ट रेशियो की। क्या मैं इसको डिवाइड करके और सिंपल फॉर्म में ला सकती हूँ? हाँ। क्या है ये? 2 है, यहाँ 6 है। मुझे पता है कि ये दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना? तो मैं इसको 1:3 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ 1:3। मैंने क्या किया? 2 से 6 को डिवाइड किया। क्या मैं और इसको फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल फॉर्म मुझे मिल गया, एक सिंपलेस्ट रेशियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो निकला है वो भी कैसा निकलना चाहिए? एक होल नंबर में निकलना चाहिए। मतलब कोई फ्रैक्शन वाली बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि 1/2 ले लिया, 3/2 ले लिया, 5/4 ले लिया, नहीं। कैसा होना चाहिए? एक होल नंबर, 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर होने चाहिए। तो क्या क्या बात बोली मैंने? एक तो सिंपल रेशियो होना चाहिए, सिंपलेस्ट, कि इससे ज्यादा वो और डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो जब कभी ये दोनों बातें फुलफिल होती हैं, जहां पर सिंपलेस्ट रेशियो भी हो, होल नंबर भी हो, उसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि अगर इस 1:3 के कॉन्सेप्ट में बात करूं तो 1, तो कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने निकल के आ रहा है? 3। तो ये जो CH3 निकल के आया, यही मेरा क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो C2H6 था, ये मेरा क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो। किसका? सिंपलेस्ट फॉर्म हो और होल नंबर में प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड का। इतनी बात समझ में आई? और इसका ये जो मैं मास निकालूंगी एम्पिरिकल फॉर्मूला का, उसको ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, या फिर एम्पिरिकल मास। इसका एक और नाम है, क्या बोला मैंने? इसका जो मास निकल आएगा उसको मैं क्या बोलूंगी? एम्पिरिकल मास, या इसी को हम बोलते हैं लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो कहीं अगर लीस्ट वर्ड आपका मिल जाता है तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि ये एम्पिरिकल की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसका मैंने अगर मास निकाला तो वो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकाला, एम्पिरिकल मास। C2H6 है, कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12, 2 का 24, हाइड्रोजन का एक का 1 होता है, 6 है, टोटल कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। इसका मास कितना निकल कर आया 30 AMU। AMU हमने बात करी थी, इट्स द यूनिट ऑफ मास। ओके, CH3 का मास निकाल लेते हैं। एक कार्बन है तो 12, 3 हाइड्रोजन है तो 3 यानी कि 15। तो इसका मास कितना निकल कर आया 15 AMU। इतनी बात क्लियर हुई? हो सकता है कि अभी पूरी बात समझ में ना आई हो, पर अभी नाम से समझ में आ गया ना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम बोलते हैं लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो अभी नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा ना। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक। आओ, ग्लूकोज सुना है ना, ग्लूकोज का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद होगा आप लोग को, बहुत पढ़ते हैं हम 10th क्लास के अंदर, 2-3 बार पढ़ा हुआ है हमने। क्या था ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। बहुत बढ़िया, ये है हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, ये मुझे क्या दे रखा है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, मतलब इसका जो मैं मास कैलकुलेट करूंगी वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो फटाफट से निकाल के बता दो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये तो याद भी हो गया होगा, हमने इतनी बार किया है। कितना आएगा 180, कितना आया 180 AMU। आ जाओ, इसका रेशियो देख लेते हैं। कार्बन का रेशियो कितना है 6, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 12, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 6। क्या मैं इसको सिंपल कर सकती हूँ? क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं डिवाइड। मल्टीपल्स दिखाई दे रहा है मुझे 6 का, तो मैं इसको कर दूं 1:2:1। इतनी बात क्लियर है? लिख लेती हूँ। इसका मतलब क्या है, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ये क्या निकल कर आया मेरा, यही तो निकल कर आया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसका जो मास हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल मास। तो कितना मास आएगा इसका, जल्दी से बताइए। 30 AM। तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ गई होगी कि एम्पिरिकल मास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब आप इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होगे। तो डेफिनेशन जरा और लिख लेते हैं, पूछता तो नहीं है पर ठीक है, पता होनी चाहिए। किसके डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, एम्पिरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of a compound. The simplest whole number ratio of a compound is known as empirical formula. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आपके मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे, क्या मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा अलग ही होता है, ये सेम हो सकते हैं? ऐसी 2-4 चीजें हो सकता है कि अभी आपके मन में आई हो, नहीं आई हो तो आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं इसीलिए। देखो, दोनों केसेस के अंदर मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैसा आया, डिफरेंट आया, पर ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स्ड कहीं कोई लाइन नहीं लिखी है, ना ही ऐसा होता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। हो भी सकते हैं, किसी एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैंने लिया है C3H8, ये एग्जाम्पल का नाम आप लोग जानते होंगे, ऑर्गेनिक के अंदर आपने पढ़ा है। क्या है इसका नाम, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। अच्छा, बताइए जरा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा या डिफरेंट होगा? जरा सोचिए और मुझे बताइए। इसमें क्या होगा, सेम हो गया। क्यों? क्योंकि मैम जो मुझे रेशियो मिल रहा है ना,
वो 3:8 मिल रहा है, जो कि कट नहीं सकता। दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। हाँ मैम, अगर आप C4H8 लिखते तो शायद कुछ बात बन पाती, वहां पर मुझे रेशियो मिल जाता है। इसका मतलब यही इसका सिंपलेस्ट रेशियो है और इससे ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? कि C3H8 ही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना पॉइंट? हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? जब मैं समझाऊं तो सिर्फ समझो, जब मैं बोलूं लिख लो तो लिख लिया, ठीक है? जब कोई चीज समझा रही हूं तब मत लिखा करो बस। ओके ओके। तो अभी तो हमने जनरली समझा कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। अब मैं आपको निकालना बताऊंगी द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द परसेंटेज। किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द परसेंटेज। इस केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? हम परसेंटेज बाय मास। जो सेकेंड केस आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मोल। जो मोल अभी तक हम पीछे पढ़ के आए हैं उसका पूरा यूज करेंगे हम भर के, क्योंकि जो पढ़ा है उसको यूज तो हमें करना है। अभी मैं बात कर रही हूं परसेंटेज बाय मास की। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव 80% of carbon and 20% of हाइड्रोजन। क्या दे रखा है आपको? दो चीजें दे रखी हैं। यू हैव 80% ऑफ कार्बन एंड 20% ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन है। और अब हमें जो बात करनी है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज बाय मास। तो क्या आप इस परसेंटेज बाय मास का मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि कितना परसेंट हमारा प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर। ये बोल रहा है 80% प्रेजेंट है, इसका मतलब टोटल कितना है? 100%। उसमें से प्रेजेंट कितना है? 80%। इसका मतलब 80 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कितना? 80 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। सिमिलरली इस केस की बात करेंगे तो यहाँ क्या मतलब हो जाएगा? 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है अच्छे से कि जो टोटल सोल्यूशन है वो 100% होता है, उसका 80% प्रेजेंट है मतलब कि 80 ग्राम ही प्रेजेंट होगा। 20% प्रेजेंट है मतलब कि 20 ग्राम प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने की, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। आपके पास क्या गिवन है? मास गिवन है। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, आप मोल्स निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? मोल्स का फॉर्मूला, वो भी कौन सा? मास वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास गिवन है और अभी हम बात भी किसकी कर रहे हैं? मास की कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे मोल्स को। उसके बाद क्या होगा? कुछ मोल्स निकल कर आएंगे, उसमें से जो छोटा वाला मोल होगा ना उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइडिंग द मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट मोल।
ठीक है, जो भी आपका स्मॉलेस्ट मोल होगा उन दोनों में से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब कुछ रेशियो मिलेगा आपको, अगर वो रेशियो होल नंबर में है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर वो रेशियो होल नंबर में नहीं है तो क्या करेंगे, उसको बनाएंगे होल नंबर में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या, हमारी डेफिनेशन कहती है कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला तभी बनेगा जब वो होल नंबर में प्रेजेंट हो। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, टेक द सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप समझ में आई, अब एक एक करके इनको अप्लाई करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन मेरा क्या था, यू हैव द 80% ऑफ कार्बन एंड 20% ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, हम मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। जल्दी से बताएंगे खुशबू, कितना मोल आएगा कार्बन का, कितना मोल आएगा कार्बन का। क्या करना है, मुझे मास दे रखा है 80 ग्राम, मुझे पता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12। अगर मैं इसको कट करना चाहूं तो मैं 4 से कर सकती हूँ, कितना आएगा 20/3, क्या इतना आएगा। तो कार्बन के मोल्स कितने आए 20/3। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के मोल्स की बात करते हैं, कितना गिवन है 20 गिवन है, मास कितना होता है 1 होता है, कितना आया 20 मोल्स आए। इतनी बात सही है, ठीक है। चलो इनके रेशियो लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मोल रेशियो। अगर मैं जैसे ही मोल रेशियो लिखूंगी, पहला कितना आया था 20/3, दूसरा कितना आया 20 आया, मैं इसको डिवाइड कर दूं। अच्छा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है पहले ये बताओ, कौन सा छोटा है 20/3, डिवाइड कर देते हैं 20/3, 20/3 क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 1/3। ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्या आएगा 1/3। इस 1/3 का मतलब क्या है, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। क्या ये होल नंबर में ऑटोमेटिकली बन गया, मुझे बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही बन गया, मतलब क्या मुझे इसमें तीसरा स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा, उसने मेरा एक स्टेप बचा लिया, ये पहले से ही बन गया। अगर ये फ्रैक्शन में रहता तो मुझे बनाना पड़ता। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा CH3। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर मास पूछेगा तो मास आप निकाल देंगे, कितना आएगा 15 AMU। ये बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि परसेंटेज को हम कैसे यूज करते हैं। आपको अगर याद होगा तो आपने 9th क्लास के अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन किया है, वो भी NCERT का ही है, आपकी बुक में दे रखा है, याद है क्या। ओके, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, क्योंकि अगर हमें पहले से ही सारी चीजें याद है तो, नहीं है तो अब समझ में आ गई होंगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको आराम से। ये इसकी स्टेप्स होती हैं किसी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने की, एम्पिरिकल हो या फिर मॉलिक्यूलर हो, दोनों के केस में यही आएगा। बस सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो किस में आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूले में आ जाता है। तो लिखिए इतना। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। अब मैं आपको बोल रही हूँ आपके पास 78% है कार्बन और हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है 28%। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए अभी। स्टेप्स आपको पता है, फटाफट फटाफट इसका आंसर आप निकालेंगे, जितनी प्रैक्टिस उतना जल्दी आंसर।
हाँ, तो कार्बन के कितने मोल्स है? बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 28, कार्बन के मोल्स आ गए 6। क्या कर दिया? बस डिवाइड ही तो कर दिया। इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार है। क्या बन गया? C6H28। फटाफट मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएंगे आप लोग, फटाफट। कितना आएगा? क्या मैं इसको सिंपल कर सकती हूँ? बहुत बढ़िया, C3H14। समझ गए? क्या ये टफ था? नहीं था ना? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। हमारी खुशबू कहती है जब मैम आंसर आ जाता है तो हमें चीजें आसान लगती हैं, और अगर आंसर नहीं आता है तो फिर टफ लगता है ना खुशबू? कैलकुलेट करना है आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। यू हैव 20% ऑफ कैल्शियम एंड 80% ऑफ ब्रोमीन मास, एंड यू हैव, इस बार आपके पास एक चीज और है, इस बार आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड is 200 AMU. Find the empirical formula. You have options. देखा, इस बार मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, कितनी अच्छी हूँ मैं। कैल्शियम, these are the options are given. Find the answer. आपका जे मेंस का सवाल है ये, देखा कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चंस। रात होके पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ लिया करो यार थोड़ा सा। ए, अरे यार तुमने पूरी उम्मीद पे ना ऐसा रायता वगैरह है ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं। ये 1/2 है, क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? ये हुई ना बात, ये पूछा इसने। असली सवाल तो 80। कैल्शियम का तो पता है ना, 40। हाँ देवांशी, फ्रैक्शन नहीं दिख रहा आपको? मैंने पहले ही बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, होल नंबर होल नंबर। कहाँ लेके जाऊं तुम्हें, 4th क्लास में? वो तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा, मैं तो उसको देखूं भी ना। हाँ, क्या बोल रहे? ऑप्शन सी? अरे यार गलत जवाब। थोड़ा सा दिमाग लगा लो मेरे बच्चों, आराम से सॉल्व करो, बहुत आराम से। मैं ना आंखें बंद करके भी इसका आंसर बता सकती थी, पता है? बताऊं कैसे? चलो एक तरीका बता देती हूँ। टोटल मास कितना है? 200। मतलब कि इन दोनों को ऐसा मिक्स कर दो कि 200 बन जाए। तो जो देखो जरा, ये कितना है? 40। ये कितना है? 80। 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 160। 40 + 160 कितना हो गया? 200। ये तो हुई एक बात। पुराने तरीके पे आ जाओ, पुराने तरीके पे आ जाओ। कितना है? 80। गिवन कितना है? 80। मोल्स कितना आया? 1। इसकी बात कर लो। गिवन कितना है? 20। है कितना? 40/2। हमारी जो देवांशी है वो यहाँ तक पहुंच गई थी। ये किसका है? ब्रोमीन, ये है। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसको हमें होल नंबर में लेना है, तो मैं 2 से कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। क्या आया फॉर्मूला? ये क्या है? Br2। ये क्या है? कैल्शियम।
So the answer is CaBr2. 20 सेकेंड का आंसर है, या 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, ये पता आपको? 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए इसमें, कोई बात नहीं, लगेगा, आगे हो जाएगा। अभी हम नया नया सीखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, होगा होगा, प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। समझ में आया बेटा? वन बाय टू से डिवाइड कर दिया था, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आता बेटा, फिर से गड़बड़ हो जाती है ना 1/2 से। अरे 1/2 से भी करती तो भी आ ही जाता है यार, क्या बात कर रही हो? 1/2 लिखती मैं, इसमें 2 ऊपर चला जाता, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1/2 करती, सब कुछ कैंसिल होता, 1 आ जाता, तो भी आ जाता बेटा। तुमने सही नहीं किया डिवाइड। मैंने क्या बोला था? फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो कैलकुलेशन अच्छी करो। डिवाइड मल्टीप्लाई, ये दो ही बस, ये दो, पर सही हो गया। इसको हटाऊं? दुखी नहीं होना है, रो मत, रोने जैसी हालत मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, होगा होगा होगा। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो तुम दुखी मत हो। अ कंपाउंड कंटेनिंग 4.07, 24.27% and 71.65% of hydrogen. This is given. Find the empirical formula and molecular formula. ठीक है? And its molecular mass is 99 gram. Find molecular formula and empirical formula. ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया। तुम्हारी ही बुक का है, तुम्हारी। C2H4Cl2, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और एम्पिरिकल CH2Cl, ये हुई ना बात, क्या बोली? ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, अब समझ गए ना? अच्छा देखो, यहाँ पर अगर ये नहीं भी गिवन होता तो भी आप निकाल सकते थे, पर इसका क्या यूज है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, हमने निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला, जरा इसका मास निकालिए। ये कितना है? 12, ये है 2, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। फटाफट से जोड़ दो इनको, 2 तो 4, 5 9, 4.5, 49.5 AMU। ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास है। इतनी बात समझ में आई? मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है 99 ग्राम। अभी आप ग्राम में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन दोनों में तुम्हें कुछ दिख रहा है? मुझे इसका डबल दिख रहा है, ये 49.5 का मुझे डबल दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा होता तो मुझे निकालना था यहाँ पर फैक्टर, जो कि क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपका? 99। ये कितना दे निकल कर आया है? 49.5। कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। कर दिया मैंने, C2H4Cl2। क्या मिल गया मुझे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। मैं आपको यूज समझा रही हूँ, ये जो दिया हुआ है इसका यूज बता रही हूँ, और ये आपका एक फॉर्मूला भी है। इसको हम n फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बताता है कि हमें कितने मोल्स मल्टीप्लाई करने हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले में टू कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है आपको? क्लियर है ना बेटा? बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले की कैटेगरी में डाल के रखना। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे भी इसका हम यूज देखेंगे, ठीक है। जहां पर डायरेक्टली आपको मास दे रखा होगा, कोई परसेंटेज गिवन नहीं होगी, तो वहां पे ये चीज हमारी काम आएगी। यहाँ से हम एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे हम मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे। तो बताओ, व्हाट इज द लीस्ट मास ऑफ ग्लूकोज? फटाफट आंसर को, जब तक मैं इसको हटाती हूँ। व्हाट इज द लीस्ट मास ऑफ ग्लूकोज? आई एम टॉकिंग अबाउट मास। थर्टी AMU। सीधी सीधी सी बात है। क्या करा हमने? ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता था, आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था, और लीस्ट मास भी लिखवाया था स्टार्टिंग में। ध्यान कहाँ रहता है तुम लोग का? 8% ऑफ कैलकुलेट इट्स लीस्ट मास। एक कंपाउंड है जिसमें आपको 8% सल्फर दे रखा है बाई मास, लीस्ट मास फाइंड आउट करना है। दिमाग लगाना, सोचना, समझना और इसका आंसर निकालना। मैं अब आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप दिमाग लगाएं, उसके बाद मैं आपको कल समझा दूंगी। नहीं आएगा तो वो डोंट वरी, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करने वाले हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में, स्टोइचोमेट्री के बारे में। ये नाम आपने सुन रखा है। बात करते हैं स्टोइचोमेट्री होता क्या है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोल मोल एनालिसिस। इसका मतलब जितना मोल हमने समझा है उस सबको अब हमें यूज करने की बारी आ चुकी है। क्या करना है हमें? यहाँ मोल मोल एनालिसिस करना है। ये जो मैंने लिखा था ना परसेंटेज बाय मोल, वो हम इसके अंदर अभी समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन है A प्लस B, जिससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है C। A और B क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं, है ना। इतनी बात तो हम 10th में कर लेते हैं। और C क्या है? आपका प्रोडक्ट है। अब अगर मुझे इस रिएक्शन को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू मोल, तो मैं क्या बोलूंगी? अभी इसके आगे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब इसके आगे क्या है? 1 है। और ये जो 1 आप बता रहे हो मैडम, ये जो इसके आगे जो लगे हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते थे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते थे? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ SC, ठीक है। ये जो 1 आगे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अच्छा, अगर मुझे इस रिएक्शन को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू द मोल, तो मैं क्या बोलूंगी? व्हेन 1 मोल ऑफ A reacts with 1 मोल ऑफ B, it gives 1 मोल ऑफ C। इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। ये क्या बता रहा है? मोल बता रहा है। व्हेन 1 मोल ऑफ A reacts with 1 मोल ऑफ B gives to 1 मोल ऑफ C एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने A के 2 मोल्स लिए हैं। अब एक्चुअल बात करते हैं, ये तो सिर्फ मैंने रिएक्शन की बात कर दी थी, ठीक है। और B के मैंने 3 मोल्स लिए, ठीक है। इतनी बात ठीक है। और मुझे C के मोल्स निकालने हैं। आगे की जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें बस यही खेल खेलना है हमें पूरे टाइम में। इसका दे रखा है, इसका निकालो, इसका दे रखा है, इसका निकालो। अब मैं क्या बोलूंगी? 2 मोल ऑफ A reacts with 3 मोल ऑफ B gives X मोल ऑफ C। अभी नहीं पता है, इसलिए क्या नाम लिया? X नाम दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मोल मोल
एनालिसिस। इतनी बात समझ में आई कि मोल मोल एनालिसिस क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है, स्टोइचोमेट्री क्या है। ठीक है, स्टोइचोमेट्री को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, द रेशियो इन विच द रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस H2 गिव्स टू अमोनिया। वो सुनी सुनी सी रिएक्शन है, आप सबने देखी है। अब सुनो, जो कंडीशन है स्टोइचोमेट्री की, वो कंडीशन ये है, द रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। क्या बोलता है ये स्टोइचोमेट्री, ये बोलता है रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। आपने जो भी रिएक्शन दी है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसकी बैलेंसिंग से, कि रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ कि इतने मोल हैं, इतने मोल हैं और इतने मोल मिलेंगे। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है मैं कुछ नहीं बता सकती। मुझे सपना थोड़ी आ रहा है कि उसने कितने मोल्स रिएक्ट करे, कितने उसके खाली रह गए और कितने एक्सेस में यूज हो गए, मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं कब बता पाऊंगी, जब वो रिएक्शन बैलेंस रहेगी। तो याद रखेंगे कि रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बहुत कॉमन से रिएक्शन है, आपने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ी होगी। N2 है, यहाँ 2 लगा दिया, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ये गैस है, ये भी गैस है, अमोनिया भी गैस। आ जाओ, अब मैं कुछ बता पाऊंगी मैम। क्या बता पाऊंगी मैम, अब मुझे पता है कि इसका स्टोइचोमेट्रिक कितना है, 1 है, इसका कितना है, 3 है, और इसका कितना है, 2 है। ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब मैं इस रिएक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ कैसे, when 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen gives to 2 mole of ammonia। इतनी बात आई। अब मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अच्छा, अब अपन कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज के फॉर्म में समझ लेते हैं। तो 2 केस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1 की। केस 1 उस कंडीशन को मैं बोलूंगी जहां पर मैं बता पाऊंगी कि ये जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वही आपके मोल का रेशियो। कैसे, नहीं आई होगी बात समझ में, आई नो। ठीक है, अभी मैं अगर इनके मोल्स का रेशियो देखूं तो N2 में कितने हैं कोफिशिएंट, 1 है, और हाइड्रोजन में कितना है, 3 है। मतलब कि मैम 1:3 का हिसाब अभी चल रहा है। ओके, अच्छा, मैंने क्या बोला, मैं अब इसके मोल्स की यहाँ पर बात करती हूँ। ये कोफिशिएंट्स थे आपके, इसका कितना लिया 0.3, और मैंने हाइड्रोजन के लिए 0.9 मोल्स। क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास नाइट्रोजन का मोल है 0.3, हाइड्रोजन का मोल है 0.9। क्या ये 1:3 के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको? हाँ, के 3 से कट हो सकते हैं, ये मतलब कि 1:3 के फॉर्मेट में है। इसका मतलब क्या है, केस 1 आपको ये बताता है when your coefficient and moles having the same ratio, when your coefficient and moles having the same ratio, they give the same product। क्या करेगा, सेम प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा, अब बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना अमोनिया के मोल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, कितने अमोनिया के मोल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं? तो देखो मैम, मुझे पता है कि 1 नाइट्रोजन का मोल था तो मुझे 2 अमोनिया के मोल्स मिल रहे थे। अब मेरे पास 0.3 है तो क्या हो जाएगा, 0.3 मोल्स हैं अब मेरे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.3 का, इसका मतलब 0.6 मोल्स अब मुझे मिलेंगे अमोनिया के। ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या, ये वाली बात पढ़ी पढ़ी लग रही है क्या खुशबू, नहीं लग रही है? अभी तक जो बोला वो नहीं, ये इतनी सी बात कि 1 नाइट्रोजन में 2 मोल हैं, तो 0.3 में कितने हो जाएंगे, 0.6। वही बेसिक याद करो,
पढ़ाया था मैंने सेकंड थर्ड लेक्चर में, आपको पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था, भूलो मत। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब बोलोगे नहीं मैम मुझे नाइट्रोजन से कंपेयर नहीं करना, मुझे तो इस हाइड्रोजन से कंपेयर करके बताओ, तो ठीक है हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेते हैं। 3 मोल अगर हाइड्रोजन के मिल रहे हैं तो मुझे 2 मोल मिल रहे हैं किसके, अमोनिया के। अगर मुझे 0.9 मोल मिल रहे हैं हाइड्रोजन के तो मैं क्या करूंगी, वही 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0.9, कितना आ गया 0.6। क्या ये इक्वल है जो मैंने नाइट्रोजन से निकाला था, हाँ इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों का रेशियो सेम है तो चाहे आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। इसको बोलते हैं केस फर्स्ट, जिसके अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल्स का जो रेशियो है वो सेम होता है। क्या ये बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी आई, आई नो पूरी नहीं आई होगी पर 10% 20% तो समझ में आई होगी ना बात, कि मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रही हूँ। और एग्जांपल्स ले लेते हैं और चीजें समझते हैं। अच्छा इसको नोट डाउन कर लो पहले, ये यहाँ तक है ना, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। देखो एक सिंपल सी बात समझो, मैंने ये रिएक्शन लिखी है, ओके ये क्या एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब है जितने N के मोल्स होंगे डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जितने B के मोल्स होंगे डिवाइडेड बाई 3, जितने C के मोल होंगे डिवाइडेड बाई 2, जितने मोल्स D के होंगे डिवाइडेड बाई 5, जितने मोल E के होंगे डिवाइडेड बाई C, सब आपस में इक्वल हैं। आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं। आप 2 को 4 से कंपेयर कर सकते हैं, 3 को 5 से कंपेयर कर सकते हैं, 3 को 6 से कंपेयर कर सकते हैं। आपस में आप किसी भी मोल को कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, केस नंबर 1 है। अब बात समझ में आई कि ये जितने भी है सब लिखे हुए हैं, सब आपस में कैसे हैं, मोल सबके बराबर है। सिर्फ मोल्स नहीं, कोफिशिएंट अपॉन मोल अपॉन कोफिशिएंट। क्या लिखा है, मोल अपॉन कोफिशिएंट। इतनी बात ठीक है। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। KClO3, ये नाम आपने सुन रखा है क्या, KClO3 10th क्लास में सुना था। क्या बनता था प्रोडक्ट, KCl प्लस O2, दिस इज योर गैस, दिस इज द सॉलिड कंपाउंड। सबसे पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताई थी, आपको रिएक्शन को बैलेंसिंग करना है। बहुत बढ़िया, बैलेंसिंग कर दीजिए फटाफट। 3 यहाँ 2 और यहाँ पर 2, रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैम अब देखो रिएक्टेंट में एक ही चीज है, रिएक्टेंट में अब एक ही चीज है, मतलब कि अब इसी को इससे भी कंपेयर कर सकते हो आप और इसको ऑक्सीजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। इतनी बात ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को देख के अब समझ में आ रहा है, जितने मोल्स हैं आपके KClO3 के, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। याद है ना भाई, बहुत ज्यादा यूज होता है 10th क्लास के अंदर, हमने बहुत रिएक्शंस पढ़ी थी इसकी, तो मैंने ही पढ़ाई थी आपको। आ जाओ, पोटेशियम क्लोरेट क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब मैं अगर 2 मोल्स KClO3 के लूं तो मुझे KCl के कितने मोल्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल्स मिलेंगे, 3 मिलेंगे। यही रिएक्शन है। आपको मास गिवन है 245 ग्राम ऑफ KClO3 is heated and oxygen gas। वो बोल रहा है कि 245 ग्राम ऑफ KClO3 को अगर आप हीट करोगे तो KCl और O2 गैस आपको हीट करना है। आपको कैलकुलेट ऑक्सीजन फॉर्म, ये कितना ऑक्सीजन बनेगा आपको ये बताना है।
इस बार क्या गिवन है आपको? मास गिवन है। तो मुझे लगता है कि मास गिवन है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, मास तो दे रखा है और फॉर्मूले हमने पढ़ रखे, तो निकाल देंगे आप मास KClO3 का फटाफट से, सॉरी मोल्स निकाल देंगे आप फटाफट से, निकालिए। टू 245 आपको गिवन है, मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। एक का कितना होता है? 16 होता है। ऐड करो फटाफट से, मल्टीप्लाई और ऐड करो फटाफट से। 16 3 48 और इन दोनों को कर दो, कितना आएगा? 122.5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये इसका डबल है? ऐसे ही आते हैं फिजिकल में, डबल ट्रिपल आराम से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसका डबल है ना, तो एन, हाँ बेटा वो कोफिशिएंट है उसका, वो कोफिशिएंट गिवन, रिएक्शन बैलेंस करी है ना मैंने, मुझे कुछ मिला थोड़ी था यहाँ पे कि लिखा हुआ पहले से मिला था, नहीं। अरे बेटा निकालने के लिए भी तो बताना पड़ेगा ना, ये तो दे ही रखा है, अभी तो हम निकाल रहे हैं ना मोल्स। पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, मोल्स दे रखे थे ना उसने, तभी तो हम कंपेयर कर रहे थे। अरे ये तो उसने बता ही रखा है कि 2 KClO3 देंगे तो 3 ऑक्सीजन मिलेगा, ये तो पहले से पता है। अब पूछने वाला सवाल तो देखो, ये तो गिवन है। पूछने वाला सवाल क्या है कि अगर इतना मास ले लिया जाए तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा, ये है सवाल। समझो, 5 रुपए थे, एक टॉफी आ गई, ये तो गिवन है। 20 रुपए होंगे तो कितनी टॉफीज मिलेंगी, ये बच्चों वाला, बस वही चीज है, समझे? क्वेश्चन 2 पार्ट में रहेगा ना बेटा, एक गिवन रहेगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो गिवन वाली बात है जो मैंने अभी ऊपर लिखी है, और मिली कहाँ से? बैलेंसिंग करके मिली है। अच्छा हो सकता है आपको ये पूरी रिएक्शन भी ना लिख के दे और आपको ये बताए भी ना पूरा कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आपको पता होना चाहिए। वो सिर्फ इतना बोल देगा 245 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड टू रिलीज द ऑक्सीजन गैस। KCl को वो लिखेगा ही नहीं, पर आपको पता होना चाहिए रिएक्शन में KCl भी आएगा। अब N की वैल्यू कितनी आई? 2। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल्स मुझे लेने हैं, किसके? पोटेशियम क्लोरेट के। तो जल्दी से बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स मिलेंगे? थक गई मैं एक ही बात बोलते बोलते यार, जल्दी बताओ कितने मिलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तुच्चा सा सवाल था, कोई सवाल था क्या ये? बस आपको गुमराह कर रहा था वो मास वास दे के। सीधा सीधा मैं, पता है सेम ही चीज दे दी उसने, बोला कि 2 में 3 चीजें मिल रही हैं और मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं, तो 3 चीजें ले लूंगी मैं, बात खत्म। यही तो बोला कि 2 में 3 मिलेंगे और 2 ही तो हैं, 2 ही तो हैं, तो 3 ही चीज तो मिलेगी ना। क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस चैप्टर में काम आएगा जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना। अच्छे अच्छे बच्चे रो देते हैं वहां पे, पर आप ही रोगे क्योंकि आपको मोल आता है। और अगर मोल आता है तो बढ़िया ऐसे बैठना कि अच्छा इतने मोल्स निकालने, ये तो वैसे आएगा, ये ज्यादा है ठीक है ज्यादा है, कोई कम है तो लिमिटिंग बोल देंगे उसको। अभी सेकंड केस में आएगी वो वाली बात, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे हम। इक्वल वाली बात है तो अब तो आप कर दोगे ना, कोई दिक्कत? घर जाना मतलब घर पे तो हो ही, क्या करोगे? बुक खोलोगे एनसीईआरटी, उसमें जितने भी ये वाले सवाल होंगे ना उनको ट्राई करना, बनेंगे बेटा। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको तो आपको लगाने। कैलकुलेट द मास ऑफ C4 of 0.6 mole of A, 0.9 mole of B and
1.2 मोल ऑफ सी। ठीक है, आप कहेंगे किसके मोल निकालना है? इन भाई साहब के मोल निकालना ही है। क्या है? प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट खुद बना लेना। इतनी हेल्प मैंने आपकी कर दी। प्रोडक्ट दे रखा है, क्या बोला है? ये फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है, तो रिएक्टेंट तो रहा होगा ना कुछ, इससे आप रिएक्टेंट बना सकते हैं। इतना मैं आपको जानती हूँ। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, दोनों को जरूर करना। जो पढ़ाया है उसको 2 से 3 बार खुद से लगा के देखना, तो चीज़ें और बेटरली आपको समझ में आ जाएंगी। अरे ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट नहीं बताया। इसमें पूछा गया था मास कितने। अच्छा, मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा था इसका। अच्छा, मास पूछा जाए कि जितना ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है उसका मास निकालिए, तो क्या करेंगे? आपको मोल कितने मिल गए थे? 3। यहाँ पर क्या बात हो रही है? O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो O2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 32। कितने हैं? 3 O2 है मैम। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 या फिर ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मास भी पूछा गया था कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? O2 है बेटा, इसलिए मैंने 32 लिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑक्सीजन सिंगल होता तो मैं 16 लेती, पर O2 की बात हो रही है और उसने 3 O2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इसीलिए ये 96 आया है, नहीं तो 48 आता। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर तो नहीं दुखा किसी का? सर्वर तो पकड़ के नहीं बैठ गए? हो रहा है? मुझे लगा खुशबू कह रही है कि सर दर्द हो रहा है। नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करिए, फिर कुछ दिन के अंदर आपका एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है।